परिजनों को सौंपे गए दोनों शव। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय एथलीटों का पहला जत्था टोक्यो रवाना हो गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए अनुराग ठाकुर के साथ खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुँचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव ना हो ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और आगे भी टोक्यो में भी कोई दिक्कत ना है उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। बुरहानपुर दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर अलग अंदाज दिखा। दरअसल सीएम का काफिला हेलीपैड की ओर जा रहा था, तभी सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों को देखकर सीएम ने रुकने का आदेश दिया। सीएम कार से उतरे और सीधे दुकानदारों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बातचीत की। जैसे स्कूल का टाइम आता तो हम रोने लगते। रजिस्ट्रेशन कर दिया है, फ्री पकड़ 10,000 रुपए है ना, वापस तो करना है बस। इसको बढ़ाओ ना थोड़ा, अच्छा करो, अच्छी छत बना लो, काम धंधे को अच्छे से बढ़ाओ, है ना। क्या नाम बेटा आपका? सलीम। सलीम। ये लो, अभी पढ़ रहे हो कि नहीं? अभी तो स्कूल बंद है। ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन में समझ में आ जाता है। अच्छा, स्कूल नहीं लग रहा तो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम जब तुम्हारी जितने थे सलीम, जैसे स्कूल का टाइम आता था हम रोने लगते थे। कई बार बाबूजी पकड़ के ले जाते थे और थोड़ी बहुत मार भी खाते थे। तुमने तो मार नहीं खाई क्या? हम और तो मेज है, सेकंड करो तो मेज जैसे। ठीक है भाई, सुनील इधर आ जाओ। हमारे बंद क्यों? मुझे देखकर बंद नहीं कर। कब से चला रहे हैं? जो लॉकडाउन में पूरा बंद हो गया तो आपने सहायता चालू हो। आपके घर का बिजली बिल महंगा हो तो हो, उन्हें कोई परवाह नहीं। बिजली कंपनियां घाटे में रहें कोई बात नहीं, लेकिन ऊर्जा मंत्री जी का बंगला चमचमाता रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। बिजली कंपनियां करोड़ों के घाटे में चल रही है। ऐसे में मंत्री जी के सरकारी आवास के रंग रोगन में ही लाखों रुपए पानी की तरह बहाए गए। देखिए ये रिपोर्ट। कभी ठेला खींचते हुए तो कभी किसी बिजली खंबे पर चढ़कर बिजली कनेक्शन जोड़ने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को कौन नहीं जानता। सुर्खियों में रहने का हुनर इनसे बेहतर किसी के पास नहीं। जनता के बीच हाजिर जवाब के साथ साथ सरल और सुलभ मंत्री जी अचानक फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार चर्चा में आने की वजह थोड़ी हैरान करने वाली और ध्यान देने वाली है। बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को लेकर ऊर्जा मंत्री बिजली कंपनियों को खुद खर्चों में कटौती और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की सलाह दे चुके हैं। ऐसे में खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के भोपाल के सरकारी बंगले पर ही लाखों रुपए बिजली कंपनी के खर्च कर दिए गए हैं। सिविल लाइन में बने मंत्री जी के सरकारी आवास पर मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी के सिविल विभाग ने 60 लाख से ज्यादा की राशि कमरों के निर्माण और साज सजावट पर खर्च की है। सवाल पूछने पर मंत्री जी का जवाब भी गले से उतरने वाला नहीं था। मंत्री जी ने माना कि पैसे तो खर्च हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भविष्य में भी किया जाएगा।
जबकि सच्चाई ये है कि अभी से इस बेहिसाब खर्च का मजा सरकारी अफसर ले रहे हैं। बिजली कंपनी ने जो काम किया है, अब वो जो ऑफिस से जो है स्टाफ है, जनता की आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। हमारा स्टाफ भी बैठता है, हमारा एईओटी भी बैठता है, तो उन लोगों के लिए बैठने के लिए ये आपको संज्ञान हो कि ये बंगला सी है, तो इसमें कमरे कम थे, स्टाफ को बैठने के लिए बंगले कमरा कक्ष की जरूरत थी, तो उसमें काम कराया गया है। अब ऊर्जा मंत्री के सरकारी आवास पर लाखों रुपए खर्च कर निर्माण और साथ सजावट करने की खबर जब कांग्रेस को पता चली तो बैठे बिठाए विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बिजली कंपनियां खुद करोड़ों के घाटे में हैं। ऐसे में सरकारी आवास पर लाखों के फिजूल खर्ची मंत्री जी की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं कि बिजली कंपनियां घाटों में चल रही है, खर्चों में कम खर्चा कर उस घाटे की आपूर्ति की जाएगी, किंतु ऊर्जा मंत्री जी के ही शासकीय आवास पर बिजली विभाग के व्यय से 60 से 70 लाख रुपयों का अतिरिक्त निर्माण किया गया है। क्या ऊर्जा मंत्री जी बताएंगे कि जब बिजली कंपनी घाटे में है तो बिजली कंपनियों के राशि से उनके बंगलों में निर्माण करना कहां तक न्यायोचित है? हाल ही में पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2629 करोड़ रुपए का घाटा दिखाकर इसकी भरपाई के लिए 6.23% बिजली की दरों में वृद्धि की मांग विद्युत नियामक आयोग से की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी भरपाई भी आम आदमी के जेब से होगी। बिजली कंपनियां घाटे का रोना रो रही हैं। ऐसे में बिजली कंपनी के पैसे से सरकारी आवास पर लाखों का खर्च करने पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या है? सवाल ये भी है कि क्या अब आपकी जेब से चमकेगा सरकारी बंगला? अनुराग श्रीवास्तव के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे कि ऊर्जा मंत्री के बंगले पे जो इतने रुपए खर्च किए गए हैं, वहीं विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं। तो ऐसे में इतने खर्च की क्या जरूरत थी? जी आशी, बिल्कुल, क्योंकि लगातार बिजली की दरें बढ़ रही हैं और इसी बात का हवाला दिया जा रहा है कि जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है और इसकी भरपाई अब लगातार बिजली के दामों को बढ़ाकर पूरी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यही खड़ा होता है कि जब बार बार यही बात सामने निकल कर आ रही है कि लगातार जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही है, ऐसे में लोगों से बिजली की दरें बढ़ाकर उसकी भरपाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा जो सादगी की बात करते हैं, खुद सड़कों पर निकल पड़ते हैं, खुद जो अगर बिजली के खंभे पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी है या घास उगाती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए खुद काम में लग जाते हैं और एक तरह से अपनी एक अलग छवि जनता के बीच में बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन खुद उन्होंने ये स्वीकार किया है कि बिजली कंपनी की राशि से ही करीब 60 लाख रुपए की जो राशि है उनके बंगले पर साज सजावट में खर्च की गई और ये कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर कक्ष बनाने के लिए राशि खर्च की गई है। लेकिन सवाल यही खड़े होता है कि क्या सिर्फ एक कक्ष को बनाने के लिए और साज सजावट करने के लिए इतनी बड़ी रकम को खर्च करना क्या वाकई उचित था? क्योंकि इसकी भरपाई अगर की जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसों से पूरी की जाएगी और आम आदमी के ऊपर जो बिजली की दरें हैं वो लगातार भारी पड़ रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है और आम आदमी का इसको भर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ आयुषी सब्सिडी की बात करी जाए तो वो भी लोगों को नहीं मिल रही है। लेकिन इससे पहले अगर कांग्रेस सरकार में बात करी जाए तो बिजली की दरें बेहद कम थी और लोगों को सब्सिडी भी दी गई थी, यानी 100 यूनिट तक सिर्फ 100 रुपए बिजली का बिल लोगों को आता था। ऐसे में अब कांग्रेस के सवाल जो उठा रही है कांग्रेस पार्टी, वो एक तरफ बिल की बढ़त हो रही है, बिजली बिल में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं ये लाखों का खर्च देखने को भी मिला है और जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर नजर आ रहा है। तमाम जानकारियों के लिए रंजना आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो अगली खबर का रुख करेंगे। एमपी की आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह को नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है। सीधे दौरे पर
पहुंची मंत्री मीना सिंह से जब महंगाई पर सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो मनमोहन सरकार को जिम्मेदार बताया, फिर सवाल किया कि महंगाई किस चीज की बढ़ी है। वहीं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास पैसा है, इसलिए इनको महंगाई नहीं दिख रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सिलेंडर कुछ महंगा। जब 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी ना, तो उस समय उन्होंने मतलब बॉन्ड करके सब खरीदे हुए थे कि बाद में पैसा जमा करेंगे और तेल खरीदते रह गए मनमोहन सिंह जी। अब जब वो जिन कंट्रियों से हम पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, जब उनका काम था तो पैसा जो आप एक गृहिणी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इनको दिखाई देती थी, अब महंगाई दोगुनी हो गई। इनके लिए महंगाई इसलिए नहीं है कि इनका जेब गर्म है, इनका जेब गर्म है, इनके पास पैसा है, लूट खसोट मचा रहे हैं। गंज बसौदा हादसे में जांच शुरू होने से पहले ही डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। डीजीपी विवेक जौहरी ने ट्वीट कर लिखा, दुर्घटना की सर्वप्रथम सूचना डायल 100 को 7:38 पर मिली। 7:42 पर एफआरवी वाहन रवाना हुआ और उनके साथ थाना बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। डीजीपी ने लिखा, थाना प्रभारी ने भी उपस्थित होकर वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और सभी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य पुलिस कर्मचारी राहत कार्य में जुट गए। पुलिस के साथ प्रशासनिक दल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के विशिष्ट दल ने 24 घंटे से अधिक समय अनवरत मेहनत करते हुए राहत कार्य संपन्न किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर कठिन परिस्थितियों में बिना किसी लापरवाही के पूर्ण निष्ठा से राहत कार्य का किया गया। जिला विदिशा के थाना बसौदा शहर के तहत महागौर में हुई दुर्घटना से पीड़ित परिवारों को हम अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, आपसे जानना चाहेंगे, अब ये जो मामला था गंज बसौदा में जो हादसा हुआ, उसमें देखा जा रहा है डीजीपी की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है पुलिस को। जी अर्शी, गंज बसौदा में जो हादसा हुआ, गोवा धसकने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग जो घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात को लेकर आरोप लगाए थे। खुद पूर्व कांग्रेस विधायक ने भी इस बात को लेकर आरोप लगाए थे कि जो पुलिस की मदद है वो सही समय पर नहीं पहुंची। अगर सही समय पर पहुंचती तो शायद इतने लोगों के मौत का शिकार होने से बचाया जा सकता था। लेकिन जांच शुरू हो, क्योंकि खुद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस पूरे हादसे को लेकर दिए गए हैं, लेकिन जांच शुरू होती उससे पहले ही डीजीपी विवेक जौहरी ने पुलिस प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। उनका ये कहना है कि जब पुलिस को सूचना दी गई थी 19:38 पर, तभी तत्काल पुलिस की जो मदद है वहां पर पहुंच गई थी। एफआरवी वाहन वहां पर पहुंचा था। इसके बाद जो पुलिस बल है वो वहां पर पहुंचा मदद के लिए। थाना प्रभारी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, वो भी वहां पर पहुंचे और तुरंत ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उन्होंने बहुत मेहनत की इस पूरे राहत और बचाव कार्य में और 26 घंटे वहां पर लगातार पूरा प्रशासन जुटा रहा। ऐसे में ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि सही समय पर मदद नहीं पहुंची है। यानी जांच शुरू हो उससे पहले क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन अब देखना होगा कि जांच में किस तरीके के तथ्य निकलकर सामने आते हैं और किस तरीके की जो रिपोर्ट है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों की जो मांग थी कि जांच सही तरीके से की जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। अब देखना होगा कि किस तरह की रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर तैयार की जाती है। डीजीपी ने तो पुलिस प्रशासन डीजीपी की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है पुलिस को और लगातार उनका कहना है कि जो ये हादसा हुआ उस पे जो प्रशासन था वो मौके पर जल्दी पहुंचा और उसने राहत बचाव कार्य शुरू किया और लोगों को बचाने की कोशिश पूरी तरह से की गई। अब आगे क्या रुख अपनाया जाएगा, क्योंकि ये जो क्लीन चिट दी गई है वो मजिस्ट्रियल जांच के दौरान ही दे दी गई है, अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है, उसके पहले ही ये क्लीन चिट पुलिस को दे दी गई है। रंजना, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंज बसौदा हादसे मामले में एक और बड़ी खबर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दुर्घटना में घायल युवकों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंचे। हादसे में घायल 2 युवकों को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां एक युवक का आंतों का ऑपरेशन हुआ है। आपको बता दें कि घायल गोलू और मनोज को विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां से दोनों को हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। मनोज के पेट में इंजरी थी, जबकि गोलू के पैर में फ्रैक्चर हुआ था। गोलू की सर्जरी कल की जाएगी। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।